गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बुरा सेशन है क्योंकि लंच से बिल्कुल पहले मैं कोशिश करूंगी कि वक्त पे ख़त्म करूं। आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर क्योंकि मैं तमाम बातों पे बात कर लेती हूँ लेकिन फाइनेंस और इकॉनमी मुझे कम समझ में आता है, तो इसलिए मैं आम फहम सवाल पूछूंगी इस बहुत ऑगस्ट पैनल से। सबसे बहुत अच्छी वाक़ियत है, जानती हूँ कैसर इज़ अ डियर फ्रेंड। मैं कोशिश करूँगी कि हम वो बातें करें जो बहुत रूटीन से थोड़ी सी अलग हो। इस वक्त पाकिस्तान के हालात भी बहुत अलग हैं। आप लोगों ने कहा है रिजिलियंट CFO। मेरा सवाल है कि क्या रिजिलियंट पाकिस्तान इसी तौर रिजिलियंट रह सकता है और अब शायद फायर साइड चैट से आगे बढ़ने की ज़रूरत है? क्या हमारे पास वक्त रह गया है अब भी फायर साइड चैट्स का, या वी जस्ट नीड टू टेक अ डाइव, डू समथिंग अबाउट इट? और क्या जो ट्रेडिशनल चीज़ें ठीक करने वाले थे उनसे हालात नहीं संभल रहे हैं? सही या गलत, 70 साल तक वो कुछ कर पाए, आज 1.5 साल से क्या मुझे और आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं? और अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो नॉन ट्रेडिशनल लोग हैं, जो शायद सूरत हाल को समझते हैं, बहुत अरसे से बहुत सारी बातें कह रहे हैं और वो बातें कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या वक्त आ गया है कि सिर्फ बात ना करें, चीज़ें हाथ में लें और एक्शन लें? द बिजनेस कम्युनिटी स्पेशली, आप बहुत पावरफुल कम्युनिटी हैं इस मुल्क की, क्या आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? यही पहला सवाल है जो मैं अपने पैनल को दूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ना, यू कैन पिक अप स्मॉल थिंग्स एंड डिबेट अबाउट देम, बट एंडलेस डिस्कशन हो सकता है। लेकिन क्या हमारा बैकड्रॉप सही है? क्या हमारे फंडामेंटल सही हैं? और जब तक ये फंडामेंटल सही नहीं होंगे, क्या पाकिस्तान रिजिलियंट रह सकता है? या जो अभी हाल ही के अशार पढ़े उन्होंने, हालत इतनी ख़राब हो गई है। ज़फ़र हिलाली थोड़े से सिनिकल आदमी हैं, कुछ लोग आप जानते होंगे उनको। उन्होंने कल परसों एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इज़ लाइक टाइटैनिक, इट इज़ गोइंग डाउन इन स्टाइल, आई वॉन्ट पाकिस्तान टू कम बैक इन स्टाइल। कैसे? ओवर टू यू। कोई भी सवाल नहीं है, आपसे पूछ रही हूँ हो क्या रहा है? क्या रिजिलियंस की बात अभी भी हम कर सकते हैं या कुछ और करना है? पहले तो शुक्रिया यहाँ बुलाने का, दावत देने का। मैं भी फ़िश आउट ऑफ वाटर फील कर रहा हूँ, चूँकि जो ऑडियंस यहाँ पर है, पहले तो अंदर जब मैं आया तो आई वॉज टेकन अबैक बाय द साइज एंड दी इस शहर के सर्टनली मे बी आउट ऑफ द कंट्री हाई स्किल्ड लोग जो है यहाँ बैठे हैं। कुछ CFOs हैं, कुछ को मैं जानता हूँ बहुत सक्सेसफुल है अपनी फील्ड्स में। तो मुबारक हो आप सबको, जो भी आप अपनी फील्ड में कर रहे हैं। मैं एक माजरत भी करना चाहूँगा, मुझे 1:30 बजे उठ के जाना पड़ेगा, तो मैंने आपको इसीलिए सबसे पहले मेरे पास तोला साहब से माजरत के साथ ऑप्शन नहीं है उसको डिले करने का। तो मैं पहला सेशन सुन रहा था और जो यहाँ पर पैनलिस्ट थे उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज सुनाई। was so happy that there are success stories, there are some things to be proud of and happy about, feel happy about. लेकिन हालात को हम हालात से नज़र नहीं फेर सकते हैं। मैं कहानी बताना चाहूँगा। एक जहाज़ में कुछ पैसेंजर्स बैठे, पानी का जहाज़, उसमें अमीर लोग जो थे वो फर्स्ट क्लास कैबिन्स में थे। कैबिन बहुत अच्छे थे, खुशादा थे, समंदर का व्यू भी बहुत अच्छा था। और कुछ गरीब लोग थे जो डेक में थे, डेक जो जहाज़ के अंदर होते हैं वहाँ। तूफ़ान में फंस गया जहाज़, तो कैप्टन ने कहा कि जी इस जहाज़ का वज़न कम करना पड़ेगा और जिसके पास जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो उठा के पानी में फेंक दें। तो गरीबों ने तो अपनी अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो फेंक दी। उन्होंने कहा जी अगर ज़िंदा रहना है तो ये सामान जाए, ज़मान की क्या वैल्यू है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के अमीर तबके थे उन्होंने कहा जी हमारी तो बड़ी कीमती सामान है, हम तो नहीं फेंकते। तो वो जहाज़ तो फिर भी ख़तरे में था, तो
वो उधर एक चीफ इंजीनियर था, उनके फर्स्ट क्लास कैबिन में उनसे लोगों ने कहा, इन अमीर लोगों ने, कि भाई आप बचाएं, हमें कुछ करें। तो उन्होंने जहाज़ के नट्स और बोल्ट्स निकाल के फर्स्ट क्लास कैबिन्स को मजबूत करना शुरू किया कि जी हम तो बच ही जाएंगे, लेकिन जहाज़ जब डूबा तो सब डूब गए। यही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान का जो अमीर तबका है, जो अशराफिया है, प्रोफेशनल्स हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं, हमने खूब पाकिस्तान के नट्स और बोल्ट्स निकाल के अपने घरों को, अपने करियर्स को सजाया है और मुल्क डूब रहा है। ऐसा नहीं है कि हम वाकिफ़ नहीं थे। हुमा से मेरी बहुत पुरानी वाकफ़ियत है और पिछले 20 साल 25 साल से मैं जो उनसे बात करता हूँ, अशफाक साहब भी जानते होंगे, बहुत दफ़ा हम चैनल्स पे साथ हुए हैं और मैं आई वॉज द ऑड मैन आउट। जो मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ का दौर था, सब तारीफ़ करते थे, खूब पैसे बनाए लोगों ने, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वालों ने और सीमेंट वालों ने और स्टॉक मार्केट के और रियल इस्टेट वालों ने बहुत पैसे बनाए। और मैं उस वक्त भी कहता था कि ये तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। मेरी राइटिंग्स हैं, मेरी पब्लिकेशंस हैं, सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। लेकिन हम अक्सर, आप एक चीज़ कहते हैं और वो हो जाती है, तो आप कहते हैं आई टोल्ड यू सो, मैंने तो कहा था। लेकिन मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, रोना आता है, सर पटकने को दिल चाहता है कि मेरी बातें क्यों सही साबित हुई। आज हम बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, डिफेंस में और क्लिफ्टन में और कंटोनमेंट में और ई सेक्टर में और एफ सेक्टर में और मॉडल टाउन में, लेकिन मुल्क बहुत तबाही में है। इस वक्त की मईशत तो मुझे समझ नहीं आती। हुकूमत के पास कोई, हम बहुत बड़े खसारे हैं। बजट डेफिसिट 100 रुपये रेवेन्यू पे 150 रुपये 250 रुपये खर्च करते हैं। $100 की इंपोर्ट पे $200 $100 के एक्सपोर्ट पे $250 एक्सपोर्ट करते हैं। ये 1 साल का 2 साल का नहीं है, ये पिछले 20-25 साल से चल रहा है। कर्ज़ों पे गुजारा कर रहे थे। और हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज भी है फाइनेंस मिनिस्टर, एक दिन बड़े फ़ख्र से कहा कि जी मैंने तो IMF को अपने उंगली में लपेट लिया है, जब पैसे चाहिए ले लेता हूँ मैं, लेकिन अब नहीं मिल रहे। नाउ वी आर नो लॉन्गर a strategic ally of the West, we are a nuisance to the West. They will not support us. This will not carry on. हमें बहुत सोल सर्चिंग की ज़रूरत है और बहुत स्ट्रेटजिक चेंजेस करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने अपने अखराजात को आधे करने हैं, 50% रिडक्शन, और उसमें डिफेंस भी शामिल है। डिफेंस में बात किए बगैर अब गुजारा नहीं हो सकता। डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैव टू कम डाउन बाय एटलीस्ट 1/3, नॉट बिट्स एंड पीसेस हियर एंड देयर। अगर इस जहाज़ को हमें बचाना है, जो पहले मैंने कहा कि जो हैवी आइटम्स हैं वो जेटिसन करें ताकि जहाज़ लाइट हो जाए और चल पाए, यही हमें करने की ज़रूरत है। क्या हम कर पाएंगे, ये आपके और हमारे हाथ में है। थैंक यू कैसर। मेरा नहीं ख्याल था कि इतनी ग्लूमी पिक्चर पेंट करेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब मेरे और कैसर के डिस्कशंस होते थे तो कोई 10 साल पहले कैसर ने मुझे ये बात कही थी इन आवर प्राइवेट डिस्कशंस दैट पाकिस्तान इज़ इम्प्लोडिंग, और खुदा करे मैं गलत हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये आज का सच है। तोला साहब, आगे बढ़ने की कोई ऑप्शन है या आप भी कैसर जितने ही पेसिमिस्टिक हैं? क्योंकि ये जो यहाँ पे बहुत यंग लोग भी बैठे हैं जिनका फ्यूचर पाकिस्तान से जुड़ा है, इनमें से कम 80% लोग हैं जो यहीं रहेंगे। क्या उनके लिए कोई उम्मीद है? क्या रेजिलियंस है? क्या कोई वे फॉरवर्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस एलीट पैनल। ऑल्दो मैं तो कॉमन मैन हूँ और ICAP का मैं तो होस्ट ही हूँ, आप समझ लें। देखिए, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा मैं माजी में लेके जाना चाह रहा हूँ। इसमें ज़ाहिरी बात है बोथ साइड ऑफ
द स्टोरीज हो सकती हैं, बट बीइंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसर साहब के सामने तो हम तिफले मकतब है, बट एनीवेज मैं आपको जो सीन बता रहा हूँ उसमें बहुत सारी हकीकतें हैं और उनको उनकी वेरीफाइबिलिटी है, और वो वेरीफाइबिलिटी ऐसी है जिसको अगर रिजीम चेंज हुआ तो भी इसको क्वेश्चन में नहीं लाया गया। अगर लाया जाता तो मैं समझता कि चले डूबियस है या अनडाउटेड नहीं हो सकती तो डाउटफुल है। व्हाट हैज़ हैपेंड 2013, आई टेक यू बैक, जब हमने IMF से मुआहदा किया, बिल्कुल ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब कि हमने मुआहदा किया जब, और थोड़ा सा इनडायरेक्टली मैं भी इन्वॉल्व रहा, तो वी हैव टेकन 21 एक्सेप्शंस इन दैट। डॉक्टर साहब आप इस बात के गवाह होंगे। और इसके बाद वी वर रियली फ्लाइंग हाई। अब मुझे कोई ये कह दे कि जी एक्सपोर्ट्स डाउन हो रही है तो मैं आपको क्लियर बात बता देता हूँ, आई एम एन ए पॉलिटिकल पर्सन, तो मेरा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, ना इंशाल्लाह रहेगा। मैं आप लोगों की तरह एक आम आवाम और एक प्रोफेशनल हूँ। जब भी 65% ऑफ योर एक्सपोर्ट इज टेक्सटाइल, यहाँ टाइकून हमारे मोहम्मद अली टब्बा छोटा भाई भी वो बैठा हुआ, उसको मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा 65% तुम्हारी टेक्सटाइल है। जिस दिन मेरा डॉलर 80 सेंट का ये अपना कॉटन 80 सेंट का होता है जिस साल एवरेज में, तो मेरी जो एक्सपोर्ट होती है ना 22-25 बिलियन डॉलर पे आ जाती है, और जिस वक्त $1 20 सेंट होता है तो 31 बिलियन डॉलर आ जाती है। तो वेयर इज द वैल्यू एडिशन, वेयर इज योर कैपेसिटी एनहांसमेंट विच वी हैव गिवन यू so many times? Where is the benefit of the concession which we are extending to you people? जब हमने एग्रीमेंट किया, ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दैट एग्रीमेंट फ्रॉम 2013 to 2016, आई एम सेइंग दिस ऑन record, this is not for the first time, on a multiple occasion I have said this, that we have bought $1.8 billion from the market and enhanced the reserves of State Bank of Pakistan instead of dishing out, जो कि common theory और common philosophy है। The figures are verifiable, one can do it. तो एक तो ये था कि आपकी करेंसी स्टेबल जा रही थी। PwC यहाँ बैठी हुई है, मैं खुद PwC से था, उनकी अपनी एक रिपोर्ट थी कि 2030 में you will overcome and you will bypass the economy of Italy and Canada to be part of the G20. Where that has gone? World Bank, Fitch, Moody, IMF, Jetro, Petro, जितनी भी आपको नजर आएंगी, सब कहती थी पाकिस्तान is moving in the right direction. Then what happened? Where was the miscalculation? And literally मैं भी वंडर करता हूँ, but you know कि मेरा अपना एक रिसर्च अपनी होती है। ज़ाहिर बात है डॉक्टर साहब इतनी रिसर्च तो हम नहीं कर सकते, उनकी रिसर्च डिफरेंट डायमेंशन में होती है, हमारी रिसर्च डिफरेंट डायमेंशन में होती है। एक एक डेटा को मैं एवेल्युएट करता हूँ, not from the local source but from the international source. They all are suggesting कि why the graph was going up and coming down. Why it is a bell curve? Why it is a bumpy ride? The only cause or reason or answer I find is instability and lust of power. Why? तो ये अगर मैं देखता हूँ, इस मरतबा जब आप अगर देख रही हैं ना, why we are in a so much gloomy picture. Dr. Saab has portrayed the right picture. But why it is so? Because once we entered into an agreement with IMF, the basic premise was 1.5% आपका जो interest rate होगा वो 1.5% होगा over and above your CPI. स्टेट बैंक की आप ऑटोनॉमी देगा, मैं खुद इसके फेवर में कि ये चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ ठीक है, बट कैन वी डू इट इन सच अ पोरस इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान वेयर वी हैव गॉट पैरेलल इकोनॉमी ऑफ इक्विवेलेंट टू आवर नॉर्मल इकोनॉमी? क्या हमारी टैक्सेशन में एक्विटी है? अभी मैंने एक रिपोर्ट दी है, बिलीव यू मी, मुझे आज तक ये अंदाज़ा नहीं था, और था भी तो उतना नहीं था कि जितना बिकॉज के ऑथर करने के बाद आता है उसका, कि दिस इकोनॉमी कैन जनरेट 12 ट्रिलियन ऑफ टैक्सेशन। आज आपकी इकोनॉमी में ओनली 3% ऑफ द पीपल और टैक्स फाइलर्स आर कंट्रीब्यूटिंग 95, ये स्टोरी छप चुकी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, 95% of your tax and 1.77% of your taxpayers are contributing 90%, as against to your neighbor India, 22% of the population is contributing
90% ऑफ द टैक्स। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपने क्या इस्तेमाल किया? अब एक ज़माने में हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइज़र भी रहे, साकिब शीरानी, उनका और मेरा एक बड़ी आर्गूमेंट हुई जब उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में कहा कि FBR इज बिकमिंग अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान, इफ़ यू रिकॉल सर। तो मैंने कहा मैं साकिब ये बात नहीं करनी चाहिए, बट लिटरली आज मुझे 4 years और 5 years डाउन द रोड मैं साकिब से ये डिस्कस ज़रूर करूँगा कि यार साकिब, व्हाट वर द रीजंस यू टोल्ड मी, एंड नाउ दिस इज द हाई टाइम वी हैव टू यूज द टेक्नोलॉजी टू बी रेजिलिएंट। आई विल आस्क यू टू होल्ड योर थॉट। तौलिब साहब, अगर आप इजाज़त दें अमजद साहब को डिस्कशन में शामिल कर लूँ प्लीज़। आई कम बैक। अमजद साहब हमारे उस्ताद हैं, उनको ज़रूर जी। शामिल। अमजद, आपसे भी मेरी वाक़ियत है, बातचीत इधर उधर भी होती है, हम एक दूसरे से सच भी बोल लेते हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ पर जो विजडम है, जो बातें तोला साहब ने की, जो बातें कैसर ने की, इस कमरे में जो विजडम है, तो जो करना चाहिए वो तो शायद हमें पता है। Why does it not happen for पाकिस्तान? मतलब आपने इंडिया की मिसाल दे दी, इंडिया में तो ऐसी 20 मिसालें हैं ना। इंडिया अपनी सोशलिस्ट इकोनॉमी को उसने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे लाया, इंडिया ने आउटसोर्सिंग की, फिर इनसोर्सिंग की, इंडिया ने सारे वो मुश्किल माशी फैसले किए जो आज इंडियन इकोनॉमी को यूके की इकोनॉमी से ऊपर ले गया है, और कंटिन्यूज टू डू दैट। और ऐसा नहीं है कि वहाँ करप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ दूसरे मसाइल नहीं हैं, उनके मसाइल और हमारे मसाइल मिलते जुलते हैं। वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? जो बात तोला साहब ने भी की, हम कहाँ गलत हुए, किस जगह हमने गलत मोड़ लिया? थैंक यू डॉक्टर हुमाम। आई थिंक हमारा थोड़ा स्टार्ट ही गलत था, बिकॉज अगर आप शुरू के सालों में देखें तो तकरीबन 70% बजट फ़ौज को जा रहा था, और तालीम, सेहत, सड़कें, पानी बहुत कम खर्च हो रहा था। तो हमारा स्टार्ट ही ये था कि हमने वो चीज़ें जो फाउंडेशन होती हैं किसी भी मुल्क की या इकॉनमी की, उन पे खर्चा नहीं किया। अगर आप देखें, हमने एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, पॉपुलेशन प्लानिंग, फ्लड प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने नंबर्स देखे हैं कि हमने कितना खर्च किया एज अ परसेंटेज ऑफ आवर इकॉनमी वर्सेस इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड इट इज़ पैथेटिक। तो ये वर्स्ट इन द रीजन, बाय द वे। वर्स्ट इन द रीजन। तो अगर आप इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स पे खर्च नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी। और ये जो इतना टाइम गुजर गया, ये इसलिए गुजर गया कि जो 2 अफ़गान वॉर्स हैं, पहले सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आ गया और हमें डॉलर्स मिलने लग गए, फिर 9/11 हो गया, हमें फिर डॉलर्स मिलने लग गए, और उसके बाद फिर हमारी गवर्नमेंट्स ने एक चीज़ सीख ली कि बोरो करो। जब यूरो बॉन्ड मिलता था तो हमारे CEO ग्रुप पे भी लोग इस तरह एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, जिस तरह हमें कोई FDI आ गई है या किसी ने हमें फ्री पैसा दे दिए, तो हम बोरोइंग की तरफ चले गए। तो वो जो रिफॉर्म्स थे, डिफ़िकल्ट रिफॉर्म्स, वो हमने तकरीबन 70 साल ही डिले किए, जिसमें एक तो साइड मैंने बता दी कि हमने बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर खर्चा नहीं किया। अगर हम पॉपुलेशन ही कंट्रोल कर लेते तो आज हमारी पॉपुलेशन अगर उस रेट पे ग्रो करती जिस रेट पे बांग्लादेश और इंडिया में ग्रो किए, तो आज हमारी पॉपुलेशन कोई 23-24 करोड़ नहीं होती, 17 करोड़ होती। 7-8 करोड़ कम लोग जिनको आपने तालीम देनी है, जॉब्स देनी है, हाउसिंग देनी है। और फिर उसके बाद जो रिफॉर्म्स, मेरा ख्याल है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के लॉसेस, ह्यूज, और हमने इसको इतने साल से हम देख रहे हैं, हर गवर्नमेंट आके बात करती है, किसी में हिम्मत नहीं है कि ये रिफॉर्म्स कर सके, क्योंकि एक ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है हमारी जो बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो आज भी हमारा तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस की सब्सिडीज़ और ग्रांट्स वगैरह जा रही हैं टू दी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज, जो कि हमारे एजुकेशन, हेल्थ केयर बजट सब मिला के भी उससे भी डबल ट्रिपल है, ठीक है। फिर हमारा किबला ही दुरुस्त नहीं है। फिर एग्रीकल्चर ने कभी टैक्स नहीं दिया, फौज का कैसर बंगाली सब बात करते। डॉक्टर साहब, हम तो ये बातें अब सुन के बूढ़े हो गए ना, मैं भी बाल रंगती हूँ ना, कब से सुन रहे हैं ये बातें। तो कैसे, मुझे पता है आपको जाना है, कोई वे फॉरवर्ड है, कोई टर्न अराउंड है, ये जो बहुत फहम वाले लोग बैठे हैं, इनके लिए कोई उम्मीद है डॉक्टर कैसर? कि जो पाकिस्तान का इस वक्त अशराफिया है, जो सिविल एंड मिलिट्री, इनका कोई विज़न नहीं है,
और शुरू से नहीं रहा। मेरा 3 हुकूमतों में काम करने का मौका मिला है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट में काम किया है, सिंध गवर्नमेंट में काम किया है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट में काम किया है। और मैं 3 मिनिस्टर्स या 3 सेक्रेटरीज़ को बिठा के कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं कर पाया कि मुल्क को ले कहाँ जाना है। इसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी इक्वली कल्प्रिट है। मैं पिछले 20 साल से ज़्यादा, और हुमा को पता है, हुमा हमारी बहुत करीबी दोस्त है, हम बहुत डिस्कशन चीज़ें करते हैं, हम यूनिवर्सिटी में भी साथ थे। कराची चैम्बर, FPCCI, पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल, इन जगहों पे मैं जाता रहा हूँ। इनके ऑफिस बेयरर्स से, इनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स से फॉर्मली भी जाता रहा हूँ। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था उस वक्त भी उनके साथ वास्ता था। जब मैं गवर्नमेंट में था, जब मैं सिंध गवर्नमेंट में एडवाइज़र था, मैं ऑफिशियली भी उनसे मिला। मैं हर वक्त कहता था कि ये ट्रेजेक्ट्री जो है ये बहुत नुकसानदेह है, पाकिस्तान को तबाह करेगी। कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैं जब सिंध गवर्नमेंट में था तो MQM और PPP की कोalition थी, वो टूट रही थी। मैं देख रहा था और मुझे ये भी था कि किस वजह से टूट रही है। तो मैं गया, पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल के पास गया, FPCCI के पास गया। मैंने कहा देखें जी, ये हालात बिगड़ने वाले हैं, कराची बंद हो जाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा, आप ही को नुकसान होगा। आपको मैं ये पॉइंट्स दे रहा हूँ, ये आप, यू आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन दिस country, you are the people who generate all the taxes, तो आप इनिशिएटिव लें और कुछ करें। तो मुझे जवाब ये मिला कि आप क्यों हमारे ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं, हमारे भी घर वाले बच्चे हैं, हम नहीं कर सकते। कोलिशन टूट गया, कराची went into chaos, but they didn't do anything। आप जो यहाँ यंग जनरेशन है, मैं समझता हूँ आप है उम्मीद। ये एक इमारत है, ये एक कमरा है, इसमें स्टेज भी बहुत अच्छा है, कुर्सियाँ और चेयर भी बहुत अच्छी है, ये माइक का सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस वक्त छत गिर जाएगी ये सब कुछ टूट जाएगा। तो सिर्फ अपना करियर, अपने इदारे, अपना बिज़नेस, अपनी कंपनी पे तवज्जो ना दें, देखें बाहर क्या हो रहा है उस पर भी तवज्जो दें। पाकिस्तान में, ये कराची में, हर मुल्क में जगह है, ख़ास तौर पे कराची में लोगों के आलीशान बंगले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें रखी है, करोड़ रुपए के कालीन दीवार पे टंगे हुए हैं, बाहर कचरा है उनको परवाह नहीं है, गटर बह रहा है उनको परवाह नहीं है। कराची की तमाम सड़कें ऐसी हैं। तो ये एक सोशल, एक कलेक्टिव कॉन्शियंस पैदा करना होगा, एक इज्तिमाई कदरें पैदा करनी होगी कि हम कैसे, घर के बाहर कैसे हैं, बाहर कैसे हम चला रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ यही उम्मीद है कि आप अगर ये करेंगे तो हो सकता है। थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात की है जिसमें तोला साहब ने कहा कि तालियां बजाओ। तोला साहब, तालियां तो बजा ली हमने, रो भी लिया। बताइए बिजनेस कम्युनिटी करेगी क्या? क्या आगे आएगी और सूरत हाल संभालेगी? क्योंकि आपने एक जुमला और कहा, आपने कहा ना मेरा सियासत से ताल्लुक है ना होगा। आप लोगों को सियासतदानों को तो लाइन पे लाना पड़ेगा ना, ये काम तो बिजनेस कम्युनिटी का है। तोला साहब की बात पे ही मैं कहूँ, ये बार बार कहा जाता है कि टैक्स का बड़ा पोटेंशियल है, टैक्स लगाएं। IMF भी कहती, वर्ल्ड बैंक भी कहती, सब कहते हैं, और हमारी जो अशराफिया है, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, वो वही रिपीट करती है। मैं बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की इकॉनमी में मज़ीद टैक्स जमा करने की कोई गुंजाइश नहीं है जी तोला साहब, कोई गुंजाइश नहीं। मैं अब सवाल दिस इज एन ओवर टैक्स्ड इकोनॉमी। चूंकि आप टैक्स सिर्फ इंडस्ट्री से जमा कर रहे हैं, 66% टैक्स GDP, 29% टैक्स GDP रेशियो है इंडस्ट्री का। आप कत्ल कर रहे हैं इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री ही टैक्स देती है, इंडस्ट्री ही एक्सपोर्ट देती है, इंडस्ट्री ही जॉब्स देती है। सिर्फ जो सोल्यूशन है वो एक्सपेंडिचर रिडक्शन का है। Let the business community have the courage to stand up and ask for a reduction of government expenditure. 42 divisions है, सब बेकार है, 20 बंद करें। There is a division for national harmony also, अंदाजा लगाएं।
फेडरल गवर्नमेंट में एक डिवीजन है नेशनल हार्मनी। इस तरह की 15-20 मिनिस्ट्रीज बंद करें, फौज के इदारे बंद करें, फौज का एक्सपेंडिचर कम करें। अगर जो मुल्क बातें बचाना है। ऐसे ने कही हैं आप उन्हें इंडोर्स करते हैं ये करने की, क्योंकि अब तो बात नहीं कर सकते, अब फायर साइड चैट नहीं कर सकते, अब काम करना पड़ेगा। देखिए, फायर साइड चैट शुरू की थी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, आपको पता होगा, 33 से 45 तक। उसका कुछ अंजाम अच्छा नहीं हुआ था, मेरा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो डोंट वरी, बहुत काबिल एहतराम है, मेरे बड़े हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिनको यू कैन नॉट मिल्क द सेम ओल्ड काउ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मौका मिला, 3 महीने मुझे लगे। यहाँ कुछ हॉल में मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ थे। वी हैव आइडेंटिफाइड 2 ट्रिलियन वर्थ ऑफ दोज टैक्सेस विच हैज नॉट बीन टैक्स टू द कम्युनिटी। उन कम्युनिटीज को जिनको आपने सेक्रेड काउ की तरह रखा हुआ है, उनको हम टैक्स कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को टैक्स लगाएं। प्लीज, वी आर नॉट सेइंग कि इंडिविजुअल को टैक्स लगाएं। वी आर नॉट सेइंग कि जो दे रहा है उसको टैक्स लगाएं। वी आर सेइंग दोज हु आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, द रियल एस्टेट सेक्टर, the wholesaler and the retailer. We have identified every, और ये इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने अकेले ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद अली टब्बा साहब इसमें शामिल थे मेरे साथ, मियाँ मोहम्मद मंशा, ये वो नाम है जो टैक्स देते हैं और तंग भी आए हुए होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इस मुल्क में टैक्स की कैपेसिटी मैं आज आपको बता देता हूँ। आज जो हम जिसकी रेटोरिक हम करते रहते हैं सारे, टर्की की टैक्स बेस मैंने पढ़ी है, बल्कि इसकी रिपोर्ट है मेरी, नॉट नाउ, 2015 की रिपोर्ट है। आपका 50% टैक्स उनका आ रहा है स्पेशल एक्साइज ड्यूटी से, विच इंक्लूड्स लिकर, 3 times ऑफ आवर टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड सिगरेट्स। तो ये वहाँ से आ रहा है। मेन आपका टैक्स आएगा, मैंने आपको अभी मिसाल दी है कि 28,000 लोग आपका 80% टैक्स दे रहे हैं। उधर री इमेजिनिंग आपने करनी है। ये नहीं करना, खुदा ना खाता कि जी डॉक्टर साहब की जो रेट अगर से माशाल्लाह 35% पे अगर ये टैक्स दे रहे हैं तो उनको 45 कर दो। नो सर, दिस इज नॉट द स्कीम ऑफ थिंग्स एज फार एज आई एम कंसर्न। बट व्हाट आई एम सेइंग, द टाइम इज रियली वेरी डिफिकल्ट। और आपने जो एक्सपेंडिचर रिडक्शन की बात की है डॉक्टर साहब, आई टेंड टू एग्री, बट विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर is just because of the fact that you are part of the IMF program. Your interest, 7 trillion or 7.6 trillion in the forthcoming year you have to pay as a debt servicing cost, which is more than the revenue you earn. Where do you go? What about the NFC award? You are dishing out 60% of your total tax revenues. Can we survive? No. Yes, as a symbolic, yes I know and I can tell you, I can endorse you कि कुछ डिवीजन आप बंद करें, बट व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान? 460 बिलियन एज अगेंस्ट 7 ट्रिलियन ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप मुझे बताएं, ये 2 ट्रिलियन होती थी हमारी। जब हम अपने प्रोग्राम में IMF को हम समझाते थे कि नहीं, हमारी जो रेसिपी है जिस पैरेलल इकोनॉमी पे है, वो सिर्फ एक ही रेसिपी है, लो इंटरेस्ट रेट एंड मैनेज पैरिटी। आज उन दोनों चीज़ों को हम खो चुके हैं। आज हमारे बैंक, सारे मेरे दोस्त बैठे हैं, बैंकर नाराज मत होना मेरा भाई, अगर आज मैं बोरो करता हूँ बैंक से, वो स्टेट बैंक से बोरो कर रही है 2%, वहाँ पर आप उसको OMO में वो लेती है, मुझे दे देती है 2% ऊपर में, 21% पे मैं बोरो कर रहा हूँ। कैन वी सर्वाइव एट 21%? नो, द ओनली आंसर इज वी कैन सर्वाइव एट 10 to 12%। ये कोविड की वजह से हमारे एडवांटेजेस काफ़ी हुए, हमने टर्क लोने दी, कहाँ आई कैपेसिटी बिल्डिंग मेरी? तो हम किसको ब्लेम करें? और हम माजरत के साथ, एक हमारी अप्रोच है सबकी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं सबसे पहले अपने आप को कहता हूँ, आई मी एंड माई सेल्फ। जो एग्री करता है वो तालियां बजा दे। और यही चीज जापान में अगर मैं देखता हूँ ना, तो वो कहते हैं फर्स्ट माई कंट्री, सेकंड माई कंपनी, थर्ड माई सेल्फ। खुदा की कसम रिवर्स कर दो उसको, फर्स्ट माई सेल्फ, सेकंड माई कंपनी, थर्ड माई कंट्री। यू कैन आउट नंबर जापान इन 2 years। अमजद साहब, द फ्लोर इज योर्स, द वे फॉरवर्ड। मुझे यकीन था कि हमारे पास कोई बहुत उम्दा बात कहने को नहीं है इस सेशन में, लेकिन फिर भी आप बताइए, वे फॉरवर्ड है जी, किनको सामने आना है सूरत हाल को बेहतर करने के लिए? बिजनेस कम्युनिटी को तो आना ही आना है, आपको तो काम करना ही पड़ेगा। बताइए। देखिए, बिजनेस
कम्युनिटी की थोड़ी बैशिंग भी हुई है। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में कभी भी बिज़नेस कम्युनिटी की बात को सुना ही नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे एक इस्टेब्लिशमेंट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह जिस तरह रोल आज बांग्लादेश में या इंडिया में या सारा दिन हसीना वाजिद बैठती है बिज़नेस कम्युनिटी के साथ और मसले रिजॉल्व करती है, उस तरह का नहीं है। कमिंग टू देखिए, हमारा सबसे बड़ा इशू जिस तरह तोला साहब ने कहा ना, कर्ज़े हैं जिसके ऊपर हमारी कर्ज़ों की किस्त बहुत बन रही है। उसको करने के लिए एक ही तरीका है कि आपकी जो स्टेट और एंटरप्राइज हैं इनको कम्प्लीटली प्राइवेटाइज कर दें, ठीक है, ऑक्शन कर दें। इससे एक तो आपका वो 1.52 ट्रिलियन जो सब्सिडीज ही बचेंगी और कुछ आपको इसमें से पैसे मिले। गवर्नमेंट के पास बहुत सा स्टेट लैंड है जिसको ऑक्शन करें, उससे कुछ प्राइसेस भी नीचे गिरेंगी और गवर्नमेंट के पास पैसा भी आएगा जिससे थोड़ा अपने कर्जे कम करें। और फिर ये जो स्टेट लैंड बांटने वाला काम है पाकिस्तान में, तो बड़ा यूनिक हमारा कि हम देते हैं, इसको ख़त्म कर दें। स्टेट लैंड सिर्फ ऑक्शन होने चाहिए, किसी इदारे को, किसी इंडिविजुअल को फ्री लैंड नहीं मिलना चाहिए। तो ठीक है, इसकी कॉस्ट जो है ये ट्रिलियंस में जाती है, हमें बहुत अंदाजा सारे मुश्किल सियासी फैसले हैं जो आपकी कमज़ोर सियासी जमातें नहीं कर सकती। देखिए, अब सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, वरना शायद पहले मेरे ख्याल बिगौली साहब ने कहा, वरना कोई भी नहीं बचेगा। अगर किसी का ख्याल है कि कोई बच जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए हम सबको ऊपर मिल के बैठना पड़ेगा, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है जी। मुझे अमरीन ने कहा था यहाँ बैठिए ताकि आप टाइमर देखती रहें। आई वांट टू टेक वन वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। कोई है सवाल हमारे पास बहुत क्रिटिकल जी? आई विश आई हैड मोर टाइम टू टेक क्वेश्चंस, और आई वाज होपिंग कि कोई जो हमारे यंग बच्चे बैठे हैं कोई सवाल पूछेंगे। आई विल कम टू यू, आई गिव यू अ चांस, और फिर ये Assalamu alaikum. My name is Yaqub, and there's a very famous saying in the English language that you're barking up the wrong tree. See, बिल्ली बैठी इस दरख्त पे, हम यहाँ पे भौ भौ कर रहे हैं। Now, I'm really surprised that the only solution I see, and a major one in Pakistan, for Pakistan, is increasing our exports. The Planning Commission has done a very thorough job in identifying a lot of products that Pakistan can export and increase our exports from 30 to 111 billion dollars. Why don't we talk about that? If you increase your export even by extra Thank 30, you, sir. In the paucity of time, I'll cut you. तोला साहब, एक्सपोर्ट्स की बात नहीं की। हम भी कब से सुन रहे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। क्यों नहीं होती एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ? एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की 2-3 चीज़ें हैं। याकूब साहब ने बिल्कुल सही बात की है। देखिए, हमारे जैसे ही हम एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, हम बहुत क्लियर ओपन माइंडेड बात करते हैं। फायर साइड में तो होता ही है ना। मादरत के साथ जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आनी चाहिए वो आती नहीं है। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ आईटी सेक्टर की। आई डिड माई लेवल बेस्ट, द टोटल पोटेंशियल ऑफ आईटी सेक्टर राइट नाउ इज $15 बिलियन। और मुझे इतना पता है कि पाकिस्तानी कंपनी जो ओरिजिन की हैं, जो बाहर काम कर रही हैं, वो $15 बिलियन के प्रोक्योर कर रही हैं। मेरे पास सिर्फ $2.5 से $3 बिलियन आता है। तो उन चीज़ों को टैप करने के लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है। एक्सपोर्टर्स के पैसे पड़े होते हैं बाहर, आती नहीं है। और आइटम जो याकूब साहब ने बताए वो यही हैं जो सर्विस सेक्टर के भी हैं, और कुछ और चीज़ें हैं जिसमें फ्रूट्स वगैरह हैं, और कुछ चीज़ें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की भी हमने निकाली हैं। जैसे आपके पास जो पाम ऑयल आया, इसके अगेंस्ट हमने कहा है कि You want to give this a timeline, तोला साहब? टाइमलाइन देखिए, मेरी बात सुने। मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि जब तक हम खुद नहीं सुधरेंगे ना, हमें तो यही चाहिए होता है। मैंने आपको बोला, आई मी एंड माई सेल्फ। आज भी कल मैं भी एक्सपोर्ट शुरू करूँ तो शायद मेरा माइंड भी उस तरफ जाएगा कि यार तोला साहब। Yes, you want to put in a word, or should I take a question? ये जो एक कॉमर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट्स होती हैं फर्जी होती है, मेरा इससे तजुर्बा है। मैं डर डर के इनसे कह रही थी क्या बात है। पुरानी रिपोर्ट्स की कॉपी पेस्ट करते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। सर 25 बिलियन तो हम पहुंचे नहीं है, 111 बिलियन की बात कर रहे हैं। हमने पिछले 70-75 साल में सिर्फ 3-6 एक्सपोर्ट किए हैं, चावल, चमड़ा और चादर। इसके अलावा हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते और हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। हमारे दफ्तर में जितनी भी चीज़ें, हमारी स्टेपलर मशीन भी इंपोर्टेड है, उसके पिन भी इंपोर्टेड है, हम कुछ नहीं बनाते। तो जो अमजद वहीद साहब ने कहा हमने बुनियादी गलत डाली,
और अब इस मौके पे पहुँचे हैं। आपने तोला साहब कहा, आपने टैक्स के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं। अगर आप रियल एस्टेट से टैक्स ले लें, ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरा सवाल है उस टैक्स रेवेन्यू से करेंगे क्या? फौज को अगर देना है तो न कलेक्ट करें। ऐसे नाराज हैं आज। अंजन साहब, रिस्पॉन्स दोनों, आप दोनों रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हुमा, देखिए एक्सपोर्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ की हो, आपको कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, जहाँ पे बिजली और गैस के रेट इतने ज़्यादा हैं, जहाँ पे टैक्सेस की भरमार है, जहाँ पे 25 डिपार्टमेंट आपके पीछे पड़े हुए हैं, ना एक्सपोर्ट हो सकती है ना लोकल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तो जब तक कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होगा, जब वो होगा तो एक्सपोर्टर को पता है कि क्या उसने करना है, उसको किसी ब्यूरोक्रेट के बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ करो, ही नोज दैट। So, एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव करने की जरूरत है। बिल्कुल। तोला साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि ठीक है, हम तालियां बजा लेते हैं कि जी फौज को बजट ना बढ़ाओ। 3 सालों में हमने कोई बजट इतना खास नहीं बढ़ाया, 10% से ऊपर। आई एम सॉरी टू से। आप अगर ये बात करें, सब्सटेंशिएट मुझे करते हैं मेरे बड़े मोहतरम हैं कैसर साहब, कि पर कैपिटा आर्मी के या टोटल फौज के एक्सपेंडिचर पूरे रीजन का आप मुझे बता दें। अगर इफ़ वी आर द हाईएस्ट, मैं खुद आपके साथ खड़ा रह के कहूँगा कि कम कर दो, बट अगर नहीं है तो खुदा का वास्ता इतना हम जहर ना फैलाएं, इतना जहर ना फैलाएं हम आर्मी के खिलाफ कि फिर हमारी दिफा के लिए कोई भी ना है। जब हम डूब रहे हो ना, ये टाइटैनिक जब डूब रहा है, तो सिर्फ उसमें एक ये भी वेक्टर है कि जी हम अपना जहर खुद उगल रहे हैं। और आज इंडियन मीडिया कल बैठ के पूरा हमारा मजाक उड़ा रहा था। आई एम सॉरी कैसे साहब, वन लाइनर, आई हैव टू टेक अ क्वेश्चन। एक, आई डोंट वांट दिस टू टर्न। जी, मैं मज़ीद कह के अशफाक तोला साहब को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, मिनिस्टर है। सर, पहले मैं अवाम में हूँ, बाद में मिनिस्टर हूँ, मुझे यही आना है लॉर्ड में। जो भी बातें यहाँ पैनलिस्ट ने कही है, ये पैनलिस्ट का अपना व्यू है। CFO has nothing to do with this. Anyways, एक सवाल था, yes, last question, and I'll be asked to close the session. Quickly. Assalamu alaikum. This is Ali Raza and I'm director at Titan College. Basically, क्योंकि कॉलेज ओन करता हूँ तो मेरा ये जो आजकल यंग जनरेशन है उससे काफ़ी डायरेक्ट लेकर आता है। अब मसला ये कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जो आजकल O लेवल्स, A लेवल्स, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, वो उनमें से 80% बच्चे जो है ना, वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर एब्रॉड शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जितनी यहाँ से हमने भी आउटकम लिया ना, वो सारी बातें सबने बहुत अच्छी करी हैं, लेकिन हम क्या यहाँ से निकल के सब पे अप्लाई करेंगे? एक चीज़। दूसरी चीज़, डिसीजन मेकिंग। ये जितने भी कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि डिसीजन मेकिंग या जो हमारी पाकिस्तान की गाड़ी है, वो उन पॉलिटिकल लोगों के हाथों में है जो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, जो हम समझते हैं। तो जैसे अब तोला साहब तो माशाल्लाह भी स्टेट के मिनिस्टर बने हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि हमारा जो भी मैसेज है, ये आप इसाक डार तक या जो भी डिसीजन मेकिंग लोग हैं उन तक पहुँचाएं। और बाकी ये जितने भी लोग हैं, क्या हम सबको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, या हम अपनी अपनी कैपेसिटी में काम कर सकते हैं? थैंक यू। तोला साहब, over to you. देखिए, वो जो 80% कैसे साहब जाना चाहते हैं और any other commitment? So, since Kaisar Saab has a hard stop, Kaisar Saab, can I request you to be on stage for a second? And may I request Mr. Ali Latif, President ICAP, and Mr. Sameerullah Siddiqui, Chair PIB, to come and please share memento. I will receive Kaisar's memento. Okay. देखिए, तोला साहब, ये एक दो बातें बताइएगा। ये जो पहली बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये जो मेरा A लेवल का बच्चा है, ये जो मेरा मुस्तकबिल है, ये सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं भाग जाऊं यहाँ से। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, A लेवल और O लेवल में कितने % बच्चे स्टडी कर रहे हैं इस वक्त? टोटल बच्चों में से जो A लेवल और O लेवल के कितने बच्चे हैं? मुझे आप बताएं ना, आप एजुकेशन में जिन्होंने सवाल किया है सर। सर, मैं भी एजुकेशन में हूँ। एक मिनट ना, आप बता दें सर। अरे माइट भी नहीं होता। मैं देखिए, हमारे मैं आपको पूरा जो हमारे पास जो 2 साल पहले की स्टैटिस्टिक्स थे, मैं आपको बता रहा हूँ, 11 से 12% थे। उसमें से भी मैं देखिए, जो मेरे पास स्टडीज आई में भी रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ जो मेरी नॉलेज है मैं वो बता रहा हूँ। उनमें से मेरे बच्चों ने A लेवल O लेवल किया है, तो मैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि वही जो स्कूल्स हैं सेलेक्टेड है, वो हमें पता है कौन कौन से हैं। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के शहरों में बिल्कुल कैसर साहब ने बोला ना टाइटैनिक वाली बात, तो वो बच्चे जो है ना, वो टाइटैनिक के अपर क्लास वाले हैं सारे, मोस्टली, सारे नहीं हैं।
इत्तेफाक से आई एम लकी दैट both my sons, they went abroad, they studied, they came back to Pakistan and they are their own business now and they don't want to go back anywhere in the world. बिल्कुल ब्रेन ड्रेन है. और आपको एक बात ये बताता हूँ, ये फ्रेटर्निटी में इस रूम में यहाँ आदि शाहिद साहब भी बैठे हुए हैं मेरे पास, शबखेज महाजिर भी बैठा हुआ है, हर कोई बैठा हुआ है मेरे पास. इनको पूछिए कि सिर्फ इस प्रोफेशन में, जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन जिसको मैं कहता हूँ, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. सो ऑब्वियसली दुनिया में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप अगर फ़र्ज़ करें बीमार होते हैं तो सबसे पहले स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पूछते हैं ना. तो आज पाकिस्तान का अगर ये ब्रेन ड्रेन, इंजीनियर आपका सबसे अच्छा आपका जा रहा होता है, जिस तरीके से डॉक्टर भी आपके बड़े अच्छे हैं कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ के, डाउ के, आगा खान की, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है. बट ऑब्वियसली इट इज़ अनफॉर्चुनेट. हम एक उसमें थे प्रेसिडेंट साहब के पास, हिज एक्सेलेंसी आरिफ अलवी साहब के पास, तो मैंने उनको एक साइड लाइन में, मेरे बड़े मोहतरम हैं और हमारे हल्के के एमएनए भी रहे और बड़े भाई भी हैं, तो उनको मैंने कहा डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है हमारा. बोला चुप करो. वो उनको मुझे कह सकते थे कि ये ब्रेन ड्रेन की तुम बात करो, आइंदा नहीं करोगे. मैंने कहा सर नहीं करेंगे. तो बिल्कुल सही है, ये हमारे दिल पे ज़ख्म लगता है कि ये हमारा बच्चा या बच्ची बाहर जा रहा है. बट दिस इज़ अ फैक्ट कि इनको जितना भी एक प्रोफेशनल कोई भी बनता है ना भाई, उसको दो चीज़ें चाहिए होती है, इज्जत और पैसा. इस वक्त आपके मुल्क में पैसा नहीं है. हाँ, अगर आप सीपैक ले आते, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 2030 की PwC की प्रोजेक्शन थी, तो आपके पास 27 लाख जॉब साल में निकलती, वो पूरी एस्टीमेट से. और मैं कैसर साहब की तरह ये ओन नहीं करूँगा कि वो ये कहेगा कि जी कोई भी कि जी ये गलत रिपोर्ट होती है. नहीं, आई वॉज पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन. आई नो मे बी आधा 1% तो ऊपर नीचे हो सकती थी, इससे कम नहीं हो सकती थी. 9% की आपकी GDP ग्रोथ थी, द टॉप इन द रीजन. आई मीन आप हम क्या बात आज कर रहे हैं. हमने 2 साल नेगेटिव ग्रोथ भुगती है आफ्टर सो मैनी ईयर्स. 2 साल नेगेटिव रेवेन्यू ग्रोथ हमने भुगती है आफ्टर सो मैनी ईयर्स, एंड दैट वाज प्री कोविड, नॉट पोस्ट कोविड. मैं बात कर रहा हूँ आपको. पोस्ट कोविड वी फेयर वेल बिकॉज वी वर डेयरिंग एंड वी स्टार्टेड आवर ऑपरेशन. बहुत अच्छा किया. बट लेट मी टेल यू, आप पहले से ही, अब ये मार्केट के ऑपरेटर बैठे हुए हैं, हमेशा से इस मार्केट को मैंने देखा है. 76 से मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ. रिंग में जब जाता था क्राई मेथड होता था वाले साहब के साथ. और बिलीव यू मी, जिस वक्त इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता था ना, तो स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती थी, बिकॉज कि वहाँ पर बदले का कारोबार होता है. ये सारे बैठे हुए स्टॉक के सारे गुरु बैठे हुए मेरे सामने. तो व्हाट आई एम सेइंग कि इंटरेस्ट रेट आपको किल कर रहा है. जिस दिन आपके पास इन्फ्लेशन कम होगी, लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये कॉस्टफुल इन्फ्लेशन है. ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इनकी थ्योरी पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज में काम नहीं आ सकती. Thank you so much. This discussion could have gotten on for another hour, but at the end of the day, I will thank the panelists, Kaisar Saab, Amjad Saab, Tola Saab. But more importantly, the thought that I am taking away from this discussion is that you can't have resilient CFOs and you can't have resilient businesses unless you have a resilient Pakistan. Thank you so much. ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साथी.